हेलो दोस्तों, अनजान वॉयस में आपका स्वागत है। लेस्बियन संबंधों पर आधारित कहानी। फरखंडा अपने माँ बाप की इकलौती बेटी थी। बचपन में ही उसके बाप का देहांत हो गया था तो वह अकेले अपनी माँ के साथ रहने लगी थी। जवानी का सफर उसने तन्हा ही गुजार दिया। जब वह 18 साल की हुई तो उसकी मुलाकात नसीमा से हुई। नसीमा एक पंजाबी लड़की थी जो हाल ही में पड़ोस में रहने आई थी। नसीमा एक लंबी चौड़ी मर्दों के स्वभाव वाली महिला थी जो फरखंडा को भा गई थी। जब फरखंडा की मां ने उसका नसीमा से मिलना बंद कर दिया तो वह आधी पागल हो गई। लोगों ने कहा कि उस पर जिन है, पर छत पर जब एक दिन उसकी मुलाकात नसीमा के छोटे भाई से हुई तो उसके सभी जिन भाग गए। लखनऊ के पहले दिनों की याद नवाब नवाज़िश अली अल्लाह को प्यारे हुए तो उनकी इकलौती लड़की की उम्र ज्यादा से ज्यादा 8 बरस थी। एक हरे जिस्म की, बड़ी दुबली पतली, नाजुक, पतले पतले नक्शों वाली गुड़िया सी। नाम उसका फरखंडा था। उसको अपने वालिद की मौत का दुख हुआ, मगर उम्र ऐसी थी कि बहुत जल्द भूल गई। लेकिन उसको अपने दुख का शदीद एहसास उस वक्त हुआ जब उसको मीठा बरस लगा और उसकी माँ ने उसका बाहर आना जाना कतई तौर पर बंद कर दिया और उस पर कड़े पर्दे की पाबंदियां ऐद कर दी। उसको अब हर वक्त घर की चार दीवारी में रहना पड़ता। उसका कोई भाई था न बहन। अक्सर तन्हाई में रोती और खुदा से ये गिला करती कि उसने भाई से उसे क्यों महरूम रखा और फिर उसका अब्बा मियाँ उससे क्यों छीन लिया। माँ से उसको मोहब्बत थी मगर हर वक्त उसके पास बैठी वो कोई तस्कीन महसूस नहीं करती थी। वो चाहती थी कोई और हो जिसके वजूद से उसकी जिंदगी की यह कहानी दूर हो सके। वो हर वक्त उकताई उकताई सी रहती। अब उसको 18वां बरस लग रहा था। सालगिरह में 10-12 रोज बाकी थे कि पड़ोस का मकान जो कुछ देर से खाली पड़ा था पंजाबियों के एक खानदान ने किराए पर उठा लिया। उनके 8 लड़के थे और एक लड़की। 8 लड़कों में से 2 ब्याहे जा चुके थे, बाकी स्कूल और कॉलेज में पढ़ते थे। लड़की उन 6 से 1 बरस बड़ी थी। बड़ी तनोमंद, हट्टी कट्टी, अपनी उम्र से 2-2.5 बरस ज्यादा ही दिखाई देती थी। एंट्रेंस पास कर चुकी थी। इसके बाद उसके वालिदैन ने ये मुनासिब न समझा था कि उसे मजीद तालीम दी जाए। मालूम नहीं क्यों, उस लड़की का नाम नसीमा था, लेकिन अपने नाम की रियायत से वो नर्मो नाजुक और सुस्त रफ्तार नहीं थी। उसमें बला की फुर्ती और गर्मी थी। फरखंडा को उस महीन महीन मूंछों वाली लड़की ने कोठे पर से देखा, जबकि वो बेहद उकता कर कोई नावेल पढ़ने की कोशिश करना चाहती थी। दोनों कोठे साथ साथ थे, चुनांचे चंद जुमलों ही में दोनों मुतारिफ हो गईं। फरखंडा को उसकी शक्ल सूरत पहली नजर में कतई न पुरकशिश मालूम न हुई, लेकिन जब उससे थोड़ी देर गुफ्तगू हुई तो उसे उसका हर खदोखाल पसंद आया। मोटे मोटे नक्शों वाली थी, जैसे कोई जवान लड़का है जिसकी मसें भीग रही हैं। बड़ी सेहतमंद, भरे भरे हाथ पांव, कुशादा सीना मगर उभारों से बहुत हद तक खाली। फरखंडा को उसके बालाई लब पर महीन महीन बालों का गुबार खास तौर पर बहुत पसंद आया। चुनांचे उनमें फौरन दोस्ती हो गई। नसीमा ने उसके हाथ में किताब देखी तो पूछा, ये नॉवेल कैसा है? फरखंडा ने कहा, बड़ा जलील किस्म का है, ऐसे ही मिल गया था। मैं तन्हाई से घबरा गई थी, सोचा कि चंद सफ़े पढ़ लूं। नसीमा ने ये नॉवेल फरखंडा से लिया। वाकई बड़ा घटिया सा था, मगर उसने रात को बहुत देर जाग कर पढ़ा। सुबह नौकर के हाथ फरखंडा को वापस भेज दिया। वो अभी तक तन्हाई महसूस कर रही थी और कोई काम नहीं था, इसलिए उसने सोचा कि चलो चंद औराक देख लूं। किताब खोली तो उसमें से एक रुख का निकला जो उसके नाम था। ये नसीमा का लिखा हुआ था। उसे पढ़ते हुए फरखंडा के तन बदन में कपकपियां दौड़ती रहीं। फौरन कोठे पर गई। नसीमा ने उससे कहा था कि अगर वो उसे बुलाना चाहे तो ईंट जो मुंडेर से उखड़ी हुई थी, जोर जोर से किसी और ईंट के साथ बजा दिया करे, वो फौरन आ जाएगी। फरखंडा ने ईंट बजाई तो नसीमा सचमुच 1 मिनट में कोठे पर आ गई। शायद वो अपने रुक्के के जवाब का इंतजार कर रही थी। आते ही वो 4-4.5 फुट की मुंडेर पर मर्दाना अंदाज में चढ़ी और दूसरी तरफ कूदकर फरखंडा से लिपट गई और चट से उसके होंठों का तवील बोसा ले लिया। फरखंडा बहुत खुश हुई। देर तक दोनों घुल मिल के बातें करती रहीं। नसीमा अब उसे और ज्यादा खूबसूरत दिखाई दी।
उसकी हर अदा जो मर्दाना तर्ज की थी इसे बेहद पसंद आई और वही फैसला हो गया कि वो तादम आखिर सहेलियां बनी रहेंगी। सालगिरह का दिन आया तो फरखंडा ने अपनी माँ से इजाजत तलब की कि वो अपनी हमसाई को जो उसकी सहेली बन चुकी है बुला सकती है। उसने अपने ठेठ लखनवी अंदाज में कहा, कोई मजाइका नहीं, बुला लो, लेकिन वो मुझे पसंद नहीं। मैंने देखा है लौंडों की तरह खुद अकड़े लगाती रहती है। फरखंडा ने वकालत की, नहीं अम्मी जान, वो तो बहुत अच्छी है। जब मिलती है बड़े अखलाक से पेश आती है। नवाब साहिब की बेगम ने कहा, होगा, मगर वही मुझे तो ऐसा मालूम होता है कि उसमें लड़कियों की कोई नजाकत नहीं। लेकिन तुम इसरार करती हो तो बुला लो, लेकिन उससे ज्यादा रबत नहीं होना चाहिए। फरखंडा अपनी माँ के पास तख्त पर बैठ गई और उसके हाथ से सरोता लेकर छालियां काटने लगी। लेकिन अम्मी जान, हम दोनों तो कसम खा चुकी हैं कि सारी उम्र सहेलियां रहेंगी। इंसान को अपने वादे से कभी फिरना नहीं चाहिए। बेगम साहिबा उसूल की पक्की थी, इसलिए उन्होंने कोई एतराज न किया और सिर्फ ये कहकर खामोश हो गईं, तुम जानो, मुझे कुछ मालूम नहीं। सालगिरह के दिन नसीमा आई। उसकी कमीज धारीदार पोपलिन की थी, चुस्त पायजामा जिसमें से उसकी मजबूत पिंडलियां अपनी तमाम मजबूती दिखा रही थीं। फरखंडा को वो इस लिबास में बहुत प्यारी लगी। चुनांचे उसने अपनी तमाम निस्वानी नजाकतों के साथ उसका इस्तकबाल किया और उससे चंद नाज नखरे भी किए। मिसाल के तौर पर जब मेज पर चाय आई तो उसने खुद बनाकर नसीमा को पेश की। उसने कहा, मैं नहीं पीती, तो फरखंडा रोने लगी। बिस्कुट अपने दांतों से तोड़ा तो उसको मजबूर किया कि वो इसका बकाया हिस्सा खाए। समोसा मुंह में रखा तो उससे कहा कि वो आधा उसके मुंह के साथ मुंह लगाकर खाए। एक आध मर्तबा मामूली मामूली बातों पर लड़ाई होते होते रह गई, मगर फरखंडा खुश थी। वो चाहती थी कि नसीमा हर रोज आए, वो उससे चुहल करे और ऐसी नर्म और नाजुक लड़ाइयां होती रहें जिनसे उसकी ठहरे पानी ऐसी जिंदगी में चंद लहरें पैदा होती रहें। लहरें पैदा होना शुरू हो गईं, और उनमें फरखंडा और नसीमा दोनों लहराने लगीं। अब फरखंडा ने भी अपनी अम्मी से इजाजत लेकर नसीमा के घर जाना शुरू कर दिया। दोनों उस कमरे में जो नसीमा का था दरवाजे बंद करके घंटों बैठी रहती, जाने क्या बातें करती थी। उनकी मोहब्बत इतनी शिद्दत इख्तियार कर गई कि फरखंडा जब कोई चीज खरीदती तो नसीमा का जरूर ख्याल रखती। उसकी अम्मी इसके खिलाफ थी। चूंकि इकलौती थी इसलिए वो उसे रंजीदा नहीं करना चाहती थी। दौलत काफी थी इसलिए क्या फर्क पड़ता था कि एक के बजाय 2 कमीसों के लिए कपड़ा खरीद लिया जाए। फरखंडा की 10 शलवारों के लिए सफेद साटन ली तो नसीमा के लिए 5 शलवारों के लिए लट्ठा ले लिया जाए। नसीमा को रेशमी मलबूस पसंद नहीं थे, उसको सूती कपड़े पहनने की आदत थी। वो फरखंडा से ये तमाम चीजें लेती मगर शुक्रिया अदा करने की जरूरत महसूस न करती, सिर्फ मुस्कुरा देती और ये तोहफे तहफ वसूल करके फरखंडा को अपनी बाहों की मजबूत गिरफ्त में भींच लेती और उससे कहती, मेरे माँ बाप गरीब हैं, अगर न होते तो मैं तुम्हारे खूबसूरत बालों में हर रोज अपने हाथों से सोने की कंघी करती, तुम्हारी सैंडलें चांदी की होती, तुम्हारे गुस्ल के लिए मुंह अतर पानी होता, तुम्हारी बाहों में मेरी बाहें होती और हम जन्नत की तमाम मंजिलें तय करके दोज़ख के दहाने तक पहुंच जाते। मालूम नहीं वो जन्नत से जहन्नम तक क्यों पहुंचना चाहती थी। वो जब भी फिरदौस का जिक्र करती तो दोज़ख का जिक्र जरूर आता। फरखंडा को शुरू में थोड़ी सी हैरत उसके मुतअल्लिक जरूर हुई, मगर बाद में जब वो नसीमा से घुल मिल गई तो उसने महसूस किया कि उन दोनों में कोई ज्यादा फर्क नहीं। सर्दी से निकल अगर आदमी गर्मी में जाए तो उसे हर लिहाज से राहत मिलती है और फरखंडा को ये हासिल होती थी। उनकी दोस्ती दिन ब दिन ज्यादा उस्तवार होती गई, बल्कि यूं कहिए कि बड़ी शिद्दत इख्तियार कर गई, जो नवाब नवाजिश अली मरहूम की बेगम को बहुत खलती थी। बाज़ औक़ात वो ये महसूस करती कि नसीमा उसकी मौत है, लेकिन ये एहसास उसको बावकार मालूम न होता। फरखंडा अब ज्यादातर नसीमा ही के पास रहती, सुबह उठकर कोठे पर जाती, नसीमा उसे उठाकर मुंडेर के उस तरफ ले जाती और दोनों कमरे में बंद घंटों जाने किन बातों में मशगूल रहती। फरखंडा की 2 सहेलियां और भी थीं, बड़ी मुर्दार किस्म की, यूपी की रहने वाली थीं।
जिस्म छीछड़ा सा, दो पल्ली टोपियां सी मालूम होती थी। फूंक मारो तो उड़ जाएं। नसीमा से तारुफ होने से पहले ये दोनों उसकी जान और जिगर थी, मगर अब फरखंडा को उनसे कोई लगाव नहीं रहा था, बल्कि चाहती थी कि वो ना आया करें, इसलिए कि उनमें कोई जान नहीं थी। नसीमा के मुकाबले में वो नन्ही नन्ही चूड़ियां थीं जो कुतरना भी नहीं जानती। एक बार उसे मजबूरन अपनी माँ के साथ कराची जाना पड़ा, वो भी फौरी तौर पर। नसीमा घर में मौजूद नहीं थी, इसका फरखंडा को बहुत अफसोस हुआ। चुनांचे कराची पहुंचते ही उसने उसको एक तवील ज़र्फनामा लिखा। इससे पहले वो तार भेज चुकी थी। उसने खत में सारे हालात दर्ज कर दिए और लिखा कि तुम्हारे बगैर मेरी जिंदगी यहाँ बेकैफ है, काश तुम भी मेरे साथ आती। उसकी वालिदा को कराची में बहुत काम थे, मगर उसने उसे कुछ भी न करने दिया। दिन में कम अज कम 100 मर्तबा कहती, मैं उदास हो गई हूँ। ये भी कोई शहरों में शहर है, यहाँ का पानी पीकर मेरा हाजमा खराब हो गया है। अपना काम जल्दी खत्म कीजिए और चलिए लाहौर। नवाब नवाजिश अली की बेगम ने सारे काम अधूरे छोड़े और वापस चलने पर रजामंद हो गई। मगर अब फरखंडा ने कहा, जाना है तो जरा शॉपिंग कर लें, यहाँ कपड़ा और दूसरी चीजें सस्ती और अच्छी मिलती हैं। शॉपिंग हुई। फरखंडा ने अपनी सहेली नसीमा के 10 सलेक्स के लिए बेहतरीन डिजाइन का कपड़ा खरीदा। वॉकिंग शू लिए। एक घड़ी खरीदी जो नसीमा की चौड़ी कलाई के लिए मुनासिब और मौजू थी। माँ खामोश रही कि वो नाराज न हो जाए। कराची से लाहौर पहुंची तो सफर की थकान के बावजूद फौरन नसीमा से मिली, मगर उसका मुंह सूजा हुआ था। सख्त नाराज थी कि वो उससे मिले बगैर चली गई। फरखंडा ने बड़ी माफिया मांगी, हर सतह से उसकी दिलजोई की, मगर वो राजी न हुई। इस पर फरखंडा ने ज़ारो कतार रोना शुरू कर दिया और नसीमा से कहा कि अगर वो इसी तरह नाराज रही तो वो कुछ खाकर मर जाएगी। इसका फौरी असर हुआ और नसीमा ने उसको अपने मजबूत बाजुओं में समेट लिया और उसको चूमने पुचकारने लगी। देर तक दोनों सहेलियां कमरा बंद करके बैठी प्यार मोहब्बत की बातें करती रहीं। उस दिन के बाद उनकी दोस्ती और ज्यादा मजबूत हो गई। मगर फरखंडा की मां ने महसूस किया कि उसकी इकलौती बेटी की सेहत दिन ब दिन खराब हो रही है। चुनांचे उसने उसका घर से निकलना बंद कर दिया। इसका नतीजा ये हुआ कि फरखंडा पर हिस्टेरिया ऐसे दौरे पड़ने लगे। बेगम साहिबा ने अपनी जान पहचान वाली औरतों से मशवरा किया तो उन्होंने ये अंदेशा जाहिर किया कि लड़की को आसिब हो गया है। दूसरे लफ्जों में कोई जिन इस पर आशिक है जो इसको नहीं छोड़ता। चुनांचे फौरन टोने टोटके किए गए, झाड़ फूंक करने वाले बुलाए गए। 20 गंदे हुए मगर बेसूद। फरखंडा की हालत दिन ब दिन गैर होती गई। कुछ समझ में नहीं आता था कि अब रिजा क्या है। दिन ब दिन दुबली हो रही थी, कभी घंटों खामोश रहती, कभी जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर देती और अपनी सहेली नसीमा को याद करके पहरों आंसू बहाती। उसकी माँ जो ज्यादा ज़ईफ और इत्तेकार नहीं थी, अपनी जान पहचान की औरतों की इस बात पर यकीन हुआ कि लड़की पर कोई जिन आशिक है, इसलिए कि फरखंडा इश्क और मोहब्बत की बहुत ज्यादा बातें करती थी और बड़े ठंडे ठंडे सांस भरती थी। एक मर्तबा फिर कोशिश की गई, बड़ी दूर दूर से झाड़ने वाले बुलाए गए, दवा दारू भी किया मगर कोई फायदा ना हुआ। फरखंडा बार बार इल्तिजा करती कि उसकी सहेली नसीमा को बुलाया जाए, मगर उसकी माँ टालती रही। आखिर एक रोज फरखंडा की हालत बहुत बिगड़ गई। घर में कोई भी नहीं था। उसकी वालिदा जो कभी बाहर नहीं निकली थी, बुर्का ओढ़कर एक हमसाई के यहाँ गई और उससे कहा कि कुछ करे। दोनों भागम भाग फरखंडा के कमरे में पहुंची, मगर वो मौजूद नहीं थी। नवाब नवाजिश अली मरहूम की बेगम ने चीखना चिल्लाना और दीवानावार फरखंडा बेटी कहकर पुकारना शुरू कर दिया। सारा घर छान मारा मगर वो न मिली। इस पर वो अपने बाल नोचने लगी। हमसाई ने उसके हाथ पकड़ लिए मगर वो बराबर वावेला करती रही। फरखंडा नींद दीवानगी के आलम में ऊपर कोठे पर खड़ी थी। उसने मुंडेर की उखड़ी हुई ईंट उठाई और जोर जोर से उसे दूसरी ईंट के साथ बजाया। कोई ना आया। उसने फिर ईंट को दूसरी ईंट के साथ टकराया। चंद लम्हात के बाद एक खूबसूरत नौजवान जो नसीमा के 6 कुंवारे भाइयों में से सबसे बड़ा था और बरसाती में बैठा भी,
एक ही इम्तिहान की तैयारी कर रहा था बाहर निकला। उसने देखा मुंडेर के उस तरफ एक दुबली पत्ती नाजुक अंदाम लड़की खड़ी है, बड़ी परेशान हाल, बाल खुले हैं, होंठों पर पपड़ियां जमी हैं, आंखों में सैकड़ों जख्मी उमंगे सिमटी हैं। करीब आकर उसने फरखंडा से पूछा, किसे बुला रही हैं आप? फरखंडा ने उस नौजवान को बड़े गहरे और दिलचस्प गौर से देखा। मैं नसीमा को बुला रही थी। नौजवान ने सिर्फ इतना कहा, ओह चलो आओ, और ये कहकर मुंडेर के इस तरफ से हल्की फुल्की फरखंडा को उठाया और बरसाती में ले गया जहां वो इम्तिहान की तैयारी कर रहा था। दूसरे दिन जिन गायब हो गया। फरखंडा बिल्कुल ठीक थी। अगले महीने उसकी शादी नसीमा के इस भाई से हो गई जिसमें नसीमा शरीक न हुई। दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और अगर आप हिंदी कहानियां सुनना पसंद करते हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं।